नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में तो वोटिंग हो चुकी है। अब सबको इंतजार है राजस्थान का और उसके बाद तेलंगाना का। 25 तारीख को राजस्थान में वोट डाले जाने हैं, इसीलिए तमाम फोकस जो है वो राजस्थान पर सिमट कर आ गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा और ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसने जहां भारतीय जनता पार्टी की दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरह का इत्मीनान दे रही है और उसको लग रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो खबरें आ रही हैं वो राजस्थान में भी उसको फायदा दे सकती हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जादूगर का जादू एक बार फिर से चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अशोक गहलोत को जादूगर ही बुला रहे हैं। यानी कि उनके जादू के आगे इतना इतना उनका प्रभाव है उनके जादू का, अशोक गहलोत का, कि प्रधानमंत्री भी उन्हें जादूगर ही बुला रहे हैं। ये भी सामने है कि तमाम जितने भी सर्वे जो कराए गए हैं उसमें भी ये साफ तौर पर दिख रहा है, जो तमाम चैनल्स के, कि अशोक गहलोत मोस्ट पॉपुलर चेहरे के तौर पर राजस्थान में एक मुख्यमंत्री के मोस्ट पॉपुलर चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं और उनके आगे आसपास भी कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वहां पर कोई घोषित चेहरा ही नहीं है। क्या इसका फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है? और जो मन मुटाव जिसको क्या या प्लान खबरें जिनको हम कह सकते हैं वो जो चलाई गई थी सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में, सब कुछ ठीक नहीं है, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि लग नहीं रहा है, बल्कि ऐसा साथ हैं और हमेशा रहेंगे, इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। लगातार पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी वहां पर झोंकी हुई है। तो क्या इस बार राजस्थान में जो तमाम जिस तरह के समीकरण पहले बनते थे या एक जो रिवायत थी, क्या वो रिवायत बदलती हुई नजर आ रही है? क्या इन 5 राज्यों में कांग्रेस 5-0 यानी कि 0 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस होने जा रहा है? और क्या इसका फायदा 2024 में देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी 2024 की पिच पर ही इन विधानसभा के चुनाव में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन का नाम लेना भी नहीं भूलते हैं, उसको घमंडिया कहना भी नहीं भूलते हैं। तो मंदिर से लेकर, सनातन से लेकर, कन्हैया लाल से लेकर, ऐसे बटन दबाओ कि जैसे विपक्ष को आप फांसी दे रहे हो, ये तमाम बातें कहना वो नहीं भूल रहे हैं। राजस्थान में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने टिकट भी नहीं दिया है, बल्कि मुस्लिम बाहुल इलाकों से जो हिंदुत्ववादी चेहरे हैं उनको वहां से उतारा है, ताकि पूरी तरीके से ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। तो क्या काट की हांडी बार बार चढ़ सकती है? क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी जो गारंटीज हैं, जो 9.5 साल में पूरी तरीके से विफल और फेल जो नजर आई हैं, क्या उन पर एक बार फिर से जनता भरोसा करेगी? और यहां हारे तो क्या 2024 की जो नैया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए डामाडोल हो जाएगी? इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, जिनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए, जाना माना चेहरा है, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, आप लगातार उनको तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी 2024 की पिच पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और खेल रही है? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में पहली बार किलर इंस्टिंक्ट्स के साथ लड़ रही है। वो किसी भी कीमत पर चुनाव को जीतना चाहती है, ये मादा दिखाई पड़ रहा है। और वो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के माने 80 साल के आसपास है खड़गे साहब, वहां से लेकर के 55 साल के राहुल गांधी, लेकिन जोश जज्बा पूरा नौजवान का और उनका कार्यकर्ता, पूरा संगठन के लोग जिस तरह से एकजुट होकर के और चुनाव को जीतने के लिए हर कीमत पर तैयार और तत्पर दिखते हैं, वो ये दिखाता है कि राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो केवल विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ रही, अभी से वो लोकसभा की तैयारी कर रही है। और उसके लिए जीतने के वो तमाम जो फॉर्मूला है, वो जो तमाम टूल्स हैं, वो इजाद कर रही है। और सबसे बड़ी सफलता जो प्राप्त हुई है राहुल गांधी को, वो है कि अपना नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया है। हालात ये है कि जो नरेंद्र मोदी, जिनका एक बात चलती थी गोदी मीडिया पर रात दिन और नैरेटिव बनती थी,
आज वो कभी हिंदुत्व पर बोल रहे हैं, कभी गाली पर बात कर रहे हैं, तो कभी कुछ और कहने लगते हैं, राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहने लगते हैं, लेकिन एक बात लोग नहीं सुन रहे हैं। यही असली सफलता है कांग्रेस पार्टी की। और एकजुटता, जो आपने अपने शुरुआती मार्क्स में कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जब दोनों लोग एक साथ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी करने के लिए पहुंचे, पत्रकारों ने कहा कि दोनों एक साथ दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा दिख नहीं रहे हैं, एकजुट है और हम एकजुट होकर के लड़ेंगे और स्वीप करेंगे। ये जो आत्मविश्वास राहुल गांधी का है, वो 2023 और 2024 दोनों की तस्वीर को पेश कर रहा है। जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अगर मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, हाइपोथेटिकल कंडीशन ही सही, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से तो बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कांग्रेस के लिए। मिजोरम तो प्रधानमंत्री गए ही नहीं, तो वहां तो शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। तेलंगाना में भी बहुत जबरदस्त खबरें हैं कांग्रेस के लिए, और टक्कर कांग्रेस और बीआरएस की सीधे तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर राजस्थान में नजर आ रही है। अगर वो रिवायत बदलते हुए, और अगर टक्कर भी अगर अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं से ये साफ जाहिर होता है कि जो मुद्दे उठाए गए, जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई, जो वादे किए गए, और जिस तरह से पूरे उन वादों को पूरा करने की कुव्वत दिखाई गई और किए गए वादे पूरे, उसका असर जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि मोदी की गारंटी से तो लोग थक चुके हैं, और हालांकि गारंटी वर्ड भी कांग्रेस का चुराया हुआ है। देखिए बुशरा जी, ये जो 5 राज्यों के चुनाव है वो कई मायने में विशेष हैं। एक तो ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य मिजोरम है, तो एक दक्षिण भारत का तेलंगाना, और 3 हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं। मिजोरम में तो जोरमथंगा ने कहा, वैसे भी बीजेपी का वहां कोई स्टेक नहीं है, एक सीट थी वहां पे। उन्होंने सीधे कहा कि साहब हम मंच शेयर नहीं कर सकते मोदी जी के साथ, तो मोदी जी अपना मुंह दिखाने भी नहीं पहुंच पाए वहां पे। तेलंगाना में जहां पे सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच है, बीजेपी और बीएसपी भी वहां लड़ रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुकाबला छोड़ ही नहीं दिया है, बल्कि बीआरएस के पक्ष में उन्होंने वोट ट्रांसफर कराने की तैयारी कर ली है। ये वो बात समझ गए हैं कि अगर बीजेपी वहां चुनाव लड़ती है और कांग्रेस जो लेकर के आ रही है, अगर ये हुआ तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता सत्ता में आने से। इसलिए अंदरूनी तौर पर, और बुशरा जी आप याद कीजिए, केसीआर की बेटी कविता जी, उनको ईडी ने तलब किया था, अचानक फाइल बंद हो गई। ये खेल चल क्या रहा है? ये सवाल प्रियंका गांधी से लेकर के और राहुल गांधी तक उठा रहे हैं कि ये जो बीआरएस है, ये भारतीय जनता पार्टी रिश्तेदार पार्टी है, ये रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। और वहीं पे एमआईएम को देख लीजिए, जो एमआईएम पूरे भारत के दूसरे क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में वो 100 सीटें लड़ाएंगे, बिहार में 40 सीटें लड़ाएंगे, मध्य प्रदेश में 20 सीटें लड़ाएंगे, वो खुद 9 सीटें लड़ रहे हैं तेलंगाना में अपने होम ग्राउंड पर। और एक्सपोज तो तब एमआईएम होती है जब जहां पर उनका हेडक्वार्टर है, वहां से बीजेपी के राजा सिंह लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति जो कई मामलों में नामजद है, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करता है, वहां साहब उनका प्रत्याशी नहीं है। मोहम्मद अजरुद्दीन के खिलाफ आप चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये तो हालात तेलंगाना के हैं। लेकिन जो आपका सवाल था राजस्थान को लेकर के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छक्के छूट चुके हैं बीजेपी के। नतीजे आएंगे आपके सामने, वो तस्वीर होगी। राजस्थान में माना जा रहा था कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया जी जो गए हैं, सोनिया गांधी के लिए कहा गया कि वो स्वास्थ्य कारणों से गई हैं, हवा उनको शुद्ध चाहिए थी, लेकिन उनको अगर शुद्ध हवा चाहिए तो शिमला जाती। और एक्चुअली वो कांग्रेस पार्टी की हवा शुद्ध करने के लिए गई हैं, जो थोड़ा बहुत अंदरूनी टूट फूट थी, और उन्होंने सीधा दो ठूक कह दिया है कि अगर सत्ता में आना है तो चुनाव एकजुट होकर के लड़ना है, और वो दिख रहा है, जमीन पर दिख रहा है। तो कांग्रेस वहां पे बहुत मजबूती के साथ संघर्ष करते हुए और राहुल गांधी के नैरेटिव पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है।
और जो राहुल गांधी ने कहा कि ये जुमलेबाजी की है मोदी जी ने, 2 करोड़ रोजगार, गरीबी खत्म हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी। बाबा रामदेव याद आते हैं कि नहीं आपको, जो 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवा रहे थे, और उन्होंने तो दवा भी बना दी थी कोरोना में ना। इतना फर्जी जो इनका राष्ट्रवाद फर्जी, देशभक्ति फर्जी, वायदे फर्जी, हर काम। और वैसे भी अमित शाह ने कहा कि जुमला वो था 15 लाख का। अब ये एक्सपोज हो गया है, और जो कांग्रेस पार्टी ने कहा वो किया। ओपीएस किया, उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर दिया। अब वो यहाँ जो और योजना है, मैं उन योजनाओं को नाम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन असल में जो गारंटी बनाम जुमले की राजनीति है, उसे अब लोग बखूबी देख पा रहे हैं। और यही वजह है कि आपको बदलाव होते हुए दिख रहा है कि किधर जा रही है हवा, किधर चल रही है। और उस हवा का रुख तय कर रहे हैं राहुल गांधी और मोदी जी। इस समय लोकप्रियता के सबसे निचले स्तर पर हैं। लोग उनका चेहरा देख करके चैनल बदल रहे हैं इस समय, बुशरा जी। तो वो उबाऊ जो है, वो एक तरह से जो वर्ड यूज करते हैं, वो शायद नजर आता है, क्योंकि वही तमाम रिपीटेटिव जो है वो तमाम बातें हैं। कितनी बार आखिर लोग उन्हीं बातों को सुने जिसमें सच्चाई का 1% भी जिसमें नजर ना आता हो। तो यही वजह है कि लोग जो हैं वो उब से गए हैं। हालांकि लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि वो अपने चेहरे पर, अपनी गारंटीज पर अभी भी चुनाव वो जिता सकते हैं। और यही वजह है कि वो तमाम जितने भी क्षेत्रीय शत्रप थे उनको पूरा साइडलाइन करके उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यही है प्रोफेसर अभिकांत जी, कि अगर जिस तरह से अभी प्रियंका गांधी थी राजस्थान में, और उन्होंने बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि दूरबीन लगाकर ढूंढते फिर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि उनको कहीं सीएम का चेहरा राजस्थान में मिल जाए, उनको कोई सीएम का चेहरा नहीं मिल रहा है। तो ये जो तमाम जितनी भी स्टेट लीडरशिप है, इसको जो साइडलाइन किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही चेहरा बनाया गया है, उनकी ही गारंटी है, उन्हीं का ही सब कुछ है, आखिर इसके पीछे की आप वजह क्या देखते हैं? क्या 2024 से जितने बड़े लीडर्स हैं कोई ऑप्शन बन के ना उभरे, उनको सबको इस तरह से साइडलाइन किया जाए? क्या आपको ये भी एक मकसद लगता है? देखिए, जो जिन नेता को 56 इंच की छाती वाला कहा गया था, असल में वो बीजेपी का सबसे डरपोक नेता है, सबसे डरपोक नेता है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगर डर नहीं रहे होते तो वो अपने नेताओं को ही खत्म नहीं कर रहे होते। जो उनके बराबर का, जिसका एक्सपीरियंस कहीं उनके बराबर का है, जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहा है, उसको ठिकाने लगा दिया। येदियुरप्पा के साथ आपने क्या किया? तो वहां आपकी सरकार चली गई। रमन सिंह के साथ आपने क्या किया छत्तीसगढ़ में? शिवराज सिंह चौहान को आपने बेड़ियां डाल रखी थी मध्य प्रदेश के चुनाव में। और अब वसुंधरा राजे सिंधिया को भी आप दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया उन नेताओं में नहीं है। इन्होंने तो सबने सबक सिखा दिया थोड़ा पीछे रह करके। वसुंधरा राजे सिंधिया की रीढ़ सीधी है और आंखों में आंखें डाल करके वो बात करती हैं। वो झुकने वाली नहीं है मोदी जी के सामने। इसलिए अगर मोदी जी ये सोचते हैं कि हम उनको दरकिनार करके किसी बालक दास को, किसी दिया कुमारी को या किसी राज्यवर्धन राठौर को ला करके हम राजस्थान जीत लेंगे, तो ये बहुत बड़ा मुगालता है। और इसीलिए प्रियंका गांधी कटाक्ष कर रही हैं कि आप कोने कोने जाकर के ढूंढ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो कांग्रेस के 2 बड़े फेस हैं, भले ही वो बीच में एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन आज वो दोनों एक ताकत बनकर के खड़े हो गए हैं। 1 और 1 11 हो गए। 1 और 1 2 नहीं, 11 हो गए हैं। और इसीलिए वहां पर बीजेपी कमजोर दिखाई पड़ रही है। भले ही रवायत रही हो कि वहां हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो कमर कस ली है, प्रियंका गांधी जिस तरह से कैंपेन कर रही हैं, खड़गे साहब भी बीच बीच में पहुंच रहे हैं, और अशोक गहलोत की जादूगरी, सचिन पायलट यूथ आइकॉन के रूप में पहचाने जाते हैं। ये तमाम जो केमिस्ट्री है, जो कॉम्बिनेशन है, वो इस बात के लिए संकेत कर रहा है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और रवायत इस बार बदल सकती है।
जी, बिल्कुल। ये ग्राउंड से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रिवायत इस बार बदल सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एमएलएज को लेकर एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, डिक्लेयर्ड चेहरा है कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत, वो बेहद लोकप्रिय नेता है और उनको लेकर किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और लोग उनको लेकर किसी भी तरह की कोई नाराजगी की कोई बात नहीं करते हैं। और ये तो जो सरकारी दरबारी मीडिया है उनके जरिए कराए गए जो सर्वेज हैं उनमें भी ये साफ हो गया है और लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो अशोक गहलोत बनेंगे चीफ मिनिस्टर और शिवराज सिंह अगर वहां पर कमलनाथ बनेंगे, भूपेश बघेल बनेंगे। लेकिन अगर वहां पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता छोड़कर यहाँ स्टेट पर तो आके बैठेंगे नहीं, तो ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, सनातन का मुद्दा भी नरेंद्र मोदी ने उठाया और इंडिया घमंडिया कह के गठबंधन पर उन्होंने वार किया। और जिस तरह के तमाम पूरा कम्युनल एजेंडा हमने इन तमाम राज्यों में देखा और मंदिर की बात लगातार जो की जा रही है, मध्य प्रदेश इलेक्शन की वोटिंग के दिन ये कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट करोगे तो किस मुंह से तुम प्रभु श्री राम को क्या मुंह दिखाओगे, किस मुंह से मंदिर जाओगे। इस तरह की जो कैंपेन चलाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि एक वर्ग तो है जो भक्त वर्ग है, उसको आप कुछ दें ना दें, ये बताएं ना बताएं, वो बीजेपी को वोट करेगा। लेकिन जो एक बड़ा वर्ग जो बनाया गया था इस 10 साल में, क्या आपको लग रहा है उसका मोह भंग हो रहा है, या आपको लगता है कि ये जो धर्म की जो अफीम है जो चटाई जा रही है उसका असर हो सकता है और अभी भी इन बातों में दम है? देखिए बुशरा जी, बीजेपी की ताकत जो है, अगर आप सोशली देखें तो एक तो उनका कोर वोटर है वो अपर कास्ट है, जो सवर्ण सामंती है, मैं उसमें भी जोड़ रहा हूं, सभी सवर्ण नहीं। दूसरा, अति पिछड़ा, या उसको समूचा आप पिछड़ा कह लें तो कुछ जातियों को छोड़ करके। और तीसरा, नॉन जाटो दलित कहीं कहीं है, कहीं नॉन पासवान दलित है, माने दलितों का एक हिस्सा। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, कुछ अपवादों को छोड़ करके दलित और ओबीसी का जो वोटर है वो बीजेपी को इसलिए वोट नहीं करता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू की राजनीति करती है। कुछ अपवाद हो सकते हैं। उन्होंने जो वोट किया है बीजेपी को, वो बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग जो नफरत के आधार पर है, पिछड़ों में भी पिछड़ों को बांट देना, दलितों में भी एक समाज के प्रति नफरत पैदा कर देना, इस पर उनकी पूरी राजनीति वो बेस्ड थी। और लोक कल्याणकारी योजनाओं, आश्वासनों, अच्छे दिन के वादे, इस सब पर वो टिकी हुई थी। अब ये तबका जो आज आ चुका है, जिससे प्रताड़ना मिली, जिसका अपमान हुआ, जिसके मुंह पर पेशाब किया गया, जिसको सरेआम नंगा करके पीटा गया, जिसे आपने 5 किलो राशन पकड़ा दिया। आज वरुण गांधी पीलीभीत में भाषण दे रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर पढ़ करके और नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि तेरी मोहब्बत में मेरा दिल हो गया फना, मांगी थी हमने नौकरी तुमने दे दिया गेहूं दाल चना। ये है ना सच्चाई? तुम्हारी मोहब्बत में तो लुट गए हम, और लोग आज कह रहे हैं। तो मोदी जी ने जो बर्बाद किया है लोगों को, और जो अपर कास्ट है, खास करके जो हिंदुत्ववादी अपर कास्ट है, सवर्ण सामंती जो तबका है, वो नहीं अभी आएगा कहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। और उसी के लिए मोदी जी वो सनातन लेकर के आते हैं, उसी के लिए और थोड़ा ध्रुवीकरण करेंगे, मुस्लिम डर दिखाएंगे, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करेंगे, ये वो कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में क्या वो चल जाएगा? उत्तर प्रदेश से लगा हुआ थोड़ा सा जो हिस्सा है अलवर और भरतपुर के आसपास का, यहाँ पे आप थोड़ा ध्रुवीकरण कर सकते हैं, जहां वो गोरक्षक गुंडों ने लिंचिंग विंचिंग की है। और मैं ये बहुत होशो हवास में ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो गोरक्षक गुंडे, ये खुद मोदी जी कह रहे हैं, उन्होंने वो किया। तो वहां पे तो आप एक नफरत का थोड़ा सा बाजार लगा सकते हैं, लेकिन समूचे राजस्थान में ये संभावना नहीं है। और इसीलिए वो उस भाषा पर उतर आए हैं कि राहुल गांधी को अपशब्द कह रहे हैं। अभी तो आप देखिएगा कि और होता है क्या, मोदी जी कहां तक चले जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश में किसी और को वोट दिया तो पाकिस्तान में जश्न होगा। क्या मूर्ख बना रहे हैं आप? कब तक पाकिस्तान का रोना रोएंगे? वो मोदी जी तो बिरयानी खाने चले गए थे, नवाज शरीफ के मां के पैरों में पड़े हुए थे। ये क्या देश के लोगों को नहीं दिखता है क्या
लेकिन आप सोचते हैं कि हम धर्म के घटाटोप में वो एक नैरेटिव है जिसको जिसको पैदा करके लोगों के सवालों को वो एक तरह शरीर को सुन्न करते हैं, वो अब नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो पिच तैयार की है उस पर मोदी जी खेल ही नहीं पा रहे हैं। आइए ना, जो भारत माता दलित आदिवासी पिछड़ों से मिलकर के बनती है, वो पिछड़े कितने हैं बताइए ना मोदी जी। जो ओबीसी का मुखड़ा लगा करके आए थे, अब मुखड़े को खींच दिया है, और जो अंदर चेहरा है मोदी जी का वो देख रहे हैं लोग सब। घिन आ रही है जी लोगों को। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और ओबीसी अभी भी इन इलेक्शंस में भी वो अपना ओबीसी कार्ड खेलना नहीं भूले और ये बताना नहीं भूले कि ओबीसी का मतलब अगर वो मुझे गाली दे रहे हैं तो पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रहे हैं, और अपनी गालियों का हिसाब बहुत अच्छे से रखते हैं, चाहे किसी ने दी हो ना दी हो, लेकिन वो पूरा हिसाब बहुत अच्छे से रखते हैं नरेंद्र मोदी जी। और हर जगह ये बताना नहीं भूलते हैं कि उन्हें कितनी गालियां जो हैं वो दी जा रही हैं। ये शर्म की बात होनी चाहिए, उनके लिए फख्र की बात है ये। लेकिन आज की जो खबर है कि बिहार में 75% आरक्षण जो है वो नीतीश सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और जो लगातार हम राहुल गांधी किसी भी अपनी रैली से, किसी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बताना नहीं भूलते हैं कि वो सत्ता में आए तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके आंकड़े सार्वजनिक करेंगे, जिसकी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से उसकी भागीदारी होगी। वो ये बताना नहीं भूलते जब मध्य प्रदेश में होते हैं कि 58 में से सिर्फ एक ओबीसी सेक्रेटरी है। वो अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो ये बताना नहीं भूलते कि 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है प्रोफेसर रविकांत जी कि ये जो अभी 2024 की और इन 5 राज्यों की पूरी लड़ाई के बाद जो 2024 की असली बैटल जो शुरू होगी उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है कि ये वेलफेयर स्टेट बनाम सांप्रदायिक ताकत जो है उनके खिलाफ होने जा रही है? डेफिनेटली राहुल गांधी ने जो पिच तैयार की है, अब बीजेपी नरेंद्र मोदी चाह करके भी उसके बाहर नहीं जा सकते। ये सोशल जस्टिस का इशू, जाति जनगणना का इशू, रिजर्वेशन का, संविधान का, डेमोक्रेसी का, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित करने का, ये तो तमाम मुद्दे, सरकारी नौकरियों का, ये मुद्दे अब जनता तक पहुंच चुके हैं। ये अब वो आपने 5 किलो राशन दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। जनता में गुस्सा है, आपने अपमान किया लोगों का, आपने जुमला दिया लोगों को। और राहुल गांधी जिस ईमानदारी, जिस बेबाकी और सच्चाई के साथ बात कर रहे हैं, वो लोगों के जेहन में स्पष्ट रूप से एक अंकित कर रही है, एक स्थायित्व प्राप्त कर रही है। अब लोग जो पहले राहुल गांधी के बारे में कुछ और धारणा रखते थे, आज बेहद संवेदनशीलता से, बहुत गंभीरता से राहुल गांधी को सुन रहे हैं। आप टीआरपी देख लीजिए राहुल गांधी की, एक एक उनका भाषण लाखों लोग देखते हैं, और मोदी जी का आप देख लीजिएगा रीच कितनी है। तो ये इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी बुनियादी सवालों पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई लफाजी नहीं कर रहे। अब नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल में किया वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि किया हो तो कुछ बताएं। आपने वो नफरत का जहर घोला, आपने लोगों को हिंसक बनाया, सरेआम आपके लोग नरसंहार की बात कर रहे थे। जो उन बाबाओं के साथ आप बैठ रहे हैं जो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, मैं फला ब्राह्मण हूं, मैं उच्च कुल का हूं, वगैरह वगैरह। तो क्या इस देश में दलित और आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक इसके लिए 75 साल के बाद भी अभिशप्त बने रहेंगे ये सुनने के लिए? ये देश संविधान से चल रहा है कि मनुस्मृति से चल रहा है? आज ही जा चुके हैं लोग, और उसके लिए जो बाबा साहब ने उनको सुझाया था, जो मार्ग दिया था कि इसी संविधान और लोकतंत्र के जरिए आपके पास सत्ता की कुंजी होगी, आप सत्ता बदलेंगे या सत्ता बनाएंगे, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच में अगर आपने देखा हो तो इन 10 साल में जितना प्रताड़ना हुई, जितना उत्पीड़न हुआ दलितों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का, उतनी ही तेजी से ये समाज, और खास करके उसमें अम्बेडकराइट दलित समाज, वो आया है सीधा जूझने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो वो दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी, और हिंदू राष्ट्र के उसको विचार को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। वो दलित बाबा साहब के उस विचार को लेकर के खड़ा हुआ है।
और लगातार लड़ रहा है और लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे संक्षेप में कि अभी ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के तर्कश में जितने तीर थे उसने वो छोड़ दिए हैं कि वो 80 किलो राशन की जो बात है, जो जिसको देकर वो गुलाम बनाना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन है देकर वो जो गुलाम बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन तमाम के वोट जो है उनको मिले, वो पहले से ही उन्होंने फिर से कह दिया कि 5 साल और देंगे। इसके अलावा राम मंदिर की बात वो कर रहे हैं लगातार, इसी में ध्रुवीकरण वो कर ही रहे हैं, ओबीसी का कार्ड वो खेल ही रहे हैं। तो ये तमाम जो नेशनल मुद्दे थे उनकी बात वो कर रहे हैं, जो उनके तर्कश में तीर थे वो तमाम छोड़ दिए हैं उन्होंने। जनवरी में वो कितना भी माहौल बनाए, लेकिन चुनाव में उसके बाद भी चुनाव में कई महीने होंगे 2024 के। आपको क्या लग रहा है 2024 में ऐसा क्या और हो सकता है जो अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो बदल जाए और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाए, या आपको लगता है अब कुछ नहीं बचा है उनके पास? देखिए, मोदी जी है, उनके तरकश में बहुत सारे तीर होंगे ही। मैं नहीं कहूंगा, सतपाल मलिक की बस बातों को याद दिला देता हूं। उन्होंने तो कहा कि साहब, मैं उनके ही शब्द दोहरा रहा हूं कि ये मंदिर पर भी अटैक हो सकता है, कोई बीजेपी का बड़ा नेता मर भी सकता है। तो सतपाल मलिक जो बीजेपी में रहे, उनके गवर्नर रहे, अगर वो ये आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं तो ये निर्मूल नहीं होंगी। वो अंदर से जानते होंगे, हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग तो बाहर से सुन करके बातें करते हैं। लेकिन जो आपने कहा, एक तो 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होना है, तो मंदिर से किसी को विरोध है क्या? कोई कर रहा है विरोध क्या? लेकिन आप बार बार कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए राम को क्या मुंह दिखाएंगे, तो राम आपके बदौलत चलेंगे क्या? या राम के नाम को आपने बेचा, राम के नाम पर आपने राजनीति की, इससे बड़ा और क्या बुरा हो सकता है? लोग इस बात को समझ रहे हैं। और बुशरा जी, इस देश में अधिकांश लोग आस्थावादी हैं, लेकिन आस्था व्यक्तिगत है। संविधान भी उसकी पूरी आजादी, अधिकार देता है। लेकिन यह नहीं होगा कि आप किसी दलित को मंदिर में नहीं जाने देंगे। साहब, राष्ट्रपति महोदय थे रामनाथ कोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के ही, दो मंदिरों में नहीं जाने दिया गया उनको। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र चेहरा है। यह मंदिर की बात करेंगे तो खैर वो मुद्दा अब नहीं है। और इसको मैं ही नहीं कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजर ने भी लिखा है कि मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। नंबर 1। नंबर 2, ओबीसी को तो मैंने कहा ना कि वो मुखौटा उतार दिया है राहुल जी ने। अब मुखौटे के भीतर जो लोग देख रहे हैं, लोगों को घिन आ रही है कि हमको ओबीसी कहकर के जिस व्यक्ति ने ठगा, उसने हमारी नौकरियां छीन ली, उसने हमारी जाति जनगणना नहीं करा रहा वो व्यक्ति। क्या वजह है? अगर आप ओबीसी हैं क्यों गिनती नहीं करा रहे? आपने ठेके पर नौकरियां दे दी। भाई, जब आप सरकारी नौकरियां खत्म करते हैं, इसका मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी को आप खत्म कर रहे हैं। आपने लेटरल एंट्री के जरिए जो बड़े बड़े पद थे उन पर किन लोगों को बिठाया? उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी है क्या? नहीं है। और राहुल गांधी ने तो वो भी कह दिया था कि जिन लोगों का आपने कर्जा माफ किया 14.5 लाख करोड़, उसमें से एक भी एससी एसटी ओबीसी है क्या? आप जिन लोगों को दे रहे हैं, किसानों को कभी दिया आपने क्या? किसानों को कर्जा माफ किया क्या? यहां तो किसान अगर ट्रैक्टर के लिए कर्जा ले लेता है तो बैंक वाले लोग उसके घर पहुंच जाते हैं, उसको अपमान करते हैं और कई बार वो आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। इस देश में आज भी प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहा है। और ये व्यक्ति किस मुंह से ये कहता है कि देश विश्वगुरु बन रहा है? मणिपुर में नग्न महिलाओं की परेड होती है, रेप होते हैं, मोदी जी खामोश रहते हैं। किस मुंह से आप जाकर के दिखाएंगे कि साहब ये देश विश्वगुरु बन रहा है? तो वो जो जुमलेबाजी थी, वो जो पूरा ब्रांडिंग थी, उस ब्रांडिंग के गुब्बारे में अब छेद हो गया है बड़ा वाला। हवा गायब हो चुकी है जो गोदी मीडिया के जरिए बनाई गई थी। अब सच जो राहुल गांधी के जरिए निकल रहा है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ये नेहरू का स्वप्न अंबेडकरी तेवर में लेकर के जो राहुल गांधी आए हैं, वो कमाल करने वाला है। क्योंकि इस देश में
अगर आपको समावेशी राष्ट्रवाद और इस देश, इस भारत माता को समृद्ध करना है, तो आपके लिए नेहरू का स्वप्न और अंबेडकरी तेवर की जरूरत है, जो राहुल गांधी लेकर के आया। बिल्कुल। और ये 5 राज्यों के जो नतीजे हैं, ये बहुत कुछ बताएंगे कि पूरा जिस तरह की बात अभी प्रोफेसर रविकांत कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है और क्या वाकई में जो अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, क्या वाकई में जनता के मन में भी वही है और किसको वो नकारती है और किसके हक में वो फैसला करती है। और 2024 की जो पूरी राजनीति है और जो पूरी आगे किस तरह की इलेक्शन कैंपेन होगी, किस तरफ जाएगा ये मुल्क, ये सब तय हो जाएगा 3 दिसंबर को, क्योंकि उससे बहुत कुछ ये तय होगा कि आखिर वेलफेयर बनाम सांप्रदायिक ताकत या फिर जो स्कीम जो लाई गई या सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो बात की जा रही है, उसको जनता चुनती है या फिर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ वो रागिब होती है। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो चुनाव है 5 राज्यों के, ये बहुत कुछ बताएंगे कि देश किस तरफ जाएगा और किस तरफ करवट लेगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।